हमारे खास कार्यक्रम स्पेशल रिपोर्ट में आप सभी का स्वागत है और मैं हूं आपके साथ गरिमा। पेश है देश विदेश की कुछ खास खबरें। आज हम सबसे पहले बात करेंगे वीबीजी रामजी बिल 2025 को लेकर छिड़े सियासी संग्राम की। वहीं कांड पर सीएम योगी के बयान के बाद गर्म हुई सूबे की सियासत पर भी खास रिपोर्ट दिखाएंगे। और वहीं चलते चलते बात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की 4 दिनों की जॉर्डन, इथियोपिया और ओमान की यात्रा के बाद वैश्विक नेता के तौर पर बढ़ी धमक की। तो चलिए अब खबरों में चलते हैं विस्तार से। संसद के शीतकालीन सत्र में ग्रामीण रोजगार से जुड़े वीबीजी रामजी बिल 2025 लोकसभा के लिए राज्यसभा से भी पास हो गया है। बहरहाल बिल पारित होते ही राजनीतिक टकराव तेज हो गया है। ये रिपोर्ट देखिए। मनरेगा से कितना अलग वीबीजी रामजी? 100 दिनों से बढ़ाकर 125 दिन का रोजगार का दावा, डिजिटल भुगतान और शिक्षा की गारंटी होगी। बुआई कटाई के समय कृषि श्रम उपलब्ध रहेगा। केंद्र और राज्य 2047 में विकसित भारत के लक्ष्य। मजदूरी का केंद्र 60%, राज्य 40% का बोझ उठाएगा। केंद्र शासित प्रदेश पर 10% का बोझ होगा। वेतन हर हफ्ते देना अनिवार्य, अधिकतम 15 दिनों में तय होगा। संसद में रात भर विपक्ष का धरना। संसद के शीतकालीन सत्र में ग्रामीण रोजगार से जुड़ी वीबीजी रामजी बिल 2025 लोकसभा के बाद राज्यसभा में पास हो गया। बिल पारित होते ही राजनीतिक टकराव तेज है। संसद के दोनों सदनों से पास होने के बाद विपक्षी दलों के नेता आधी रात को संविधान सदन के बाहर धरने पर बैठ गए। लोकसभा में वीबीजी रामजी बिल 2025 पर 17 घंटे चर्चा हुई। इसके बाद केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने गुरुवार को राज्यसभा में इस बिल को पेश किया। मनरेगा से महात्मा गांधी का नाम हटाने से लेकर कई अन्य बदलाव किए गए, जिसे लेकर विपक्ष लगातार मांग कर रहा था कि इस बिल को संसदीय समिति को भेजा जाए ताकि हर बिंदु पर विस्तार से चर्चा हो सके। विधेयक पर विचार करने हेतु प्रस्ताव स्वीकृत किया जाए। जो सदस्य इसके पक्ष में आ गए, जो सदस्य विरोध में ना गए, मेरे विचार में निर्णय हाँ वालों के पक्षवा विधेयक पर विचार प्रस्ताव को स्वीकृत किया। अब सभा विधेयक पर खंडवार विचार करेगी। प्रश्न ये कि खंड 2 से 37 विधेयकांग बने। जो सदस्य के पक्ष में हाँ गए, जो सदस्य विरोध में ना गए, मेरे विचार में निर्णय हाँ वालों के पक्षवा खंड 2 से 37 विधेयकांग बना। प्रश्न ये है कि पहली और दूसरी अनुसूची विधेयकांग बने। जो सदस्य के पक्ष में आ गए, जो सदस्य विरोध में ना गए, मेरे विचार में निर्णय हाँ वालों के पक्षवा अनुसूचित पहली और दूसरी विधेयकांग बनी। प्रश्न ये कि खंड 1 अधिनियम शुद्ध उद्देशिका और विधेयक का पूरा नाम विधेयकांग बने। जो सदस्य के पक्ष में हाँ गए, जो सदस्य विरोध में ना गए, मेरे विचार में निर्णय हाँ वालों के पक्ष में खंड 1 अधिनियम शुद्ध उद्देशिका विधेयक का पूरा नाम बने। मंत्री जी प्रस्ताव करें कि विधेयक को पारित किया जाए। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि इस विधेयक को सभा द्वारा पारित किया जाए। प्रश्न है कि विधेयक को पारित किया जाए। जो सदस्य के पक्ष में हाँ गए, जो सदस्य विरोध में ना गए, मेरे विचार में निर्णय हाँ वालों के पक्ष में प्रस्ताव स्वीकृत हुआ, विधेयक पारित हुआ। राजनीतिक टकराव के प्रमुख कारण सबसे बड़ा विवाद मनरेगा से महात्मा गांधी का नाम हटाए जाने को लेकर है। कांग्रेस और अन्य विपक्षी दलों ने इसे गांधी जी के अपमान और महात्मा गांधी के वैचारिक हत्या करार दी है। विपक्ष का आरोप है कि 40% खर्च राज्यों पर डालने से गरीबी राज्यों के लिए इस योजना को चलाना मुश्किल हो जाएगा। डिमांड ड्रिवन मॉडल को हटाकर नॉर्मेटिव एलोकेशन लाने से विशेषज्ञों को डर है कि सरकार जरूरत पड़ने पर फंड कम कर सकती है। विपक्ष का कहना है कि विकसित भारत और जी राम जी जैसे शब्दों का इस्तेमाल राजनीतिक लाभ और ब्रांडिंग के लिए किया जा रहा है। आपको बता दें कि शिवराज सिंह चौहान ने लोकसभा में जैसे ही ये बिल पेश किया था और बोलने के लिए खड़े हुए, विपक्ष ने विरोध शुरू किया। विपक्षी सांसद के बीचों बीच पहुंच गए और बिल की कॉपियां फाड़ दी। इसके बावजूद मोदी सरकार वीबीजी रामजी बिल को ध्वनि मत से पास कराने में कामयाब रही। हालांकि कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि देश की जनता सड़कों पर गोली खाएगी, बिल को कभी स्वीकार नहीं करेगी। बहरहाल आपको बता दें कि अब ये योजना केंद्रीय सेक्टर स्कीम न होकर केंद्र प्रायोजित योजना होगी।
फंडिंग का अनुपात सामान्य राज्यों के 60-40, उत्तर पूर्वी और हिमालयी राज्यों के लिए 90-10 और बिना विधानसभा वाले केंद्र शासितों के लिए 100% केंद्र पर होगा। अनुमानित वर्ष खर्च 1.51 लाख करोड़ रुपए है, जिसमें केंद्र का हिस्सा करीब 95,692 करोड़ रुपए होगा। बता दें, इसी को लेकर प्रियंका गांधी ने भी सरकार को घेरते हुए कहा था कि इस बिल के आने से राज्यों पर बोझ बढ़ेगा। गौरतलब है कि राज्य में इस बिल पर चर्चा गुरुवार रात तक शुरू हुई, जो शुक्रवार 19 दिसंबर तड़के तक चली। दरअसल विपक्षी सांसदों ने बिल को सेलेक्ट कमेटी के पास भेजने की थी। मनरेगा में बदलाव की वजह। मनरेगा 2005 की परिस्थितियों के अनुसार बना था, जबकि 2025 के बाद ग्रामीण भारत बदल चुका है। गरीबी 2011-12 में 25.7% से घटकर 2023-24 में 4.86% रह गई है। सामाजिक सुरक्षा, कनेक्टिविटी और डिजिटल पहुंच नहीं है। वीबीजी रामजी अधिनियम के एक आधुनिक, जवाबदेह और लक्षित ढांचा प्रदान करता है। आपको बता दें कि मनरेगा की तरह नए कानून में भी बेरोजगारी भत्ते का प्रावधान बरकरार रखा गया है। अगर काम मांगने के 15 दिन के भीतर रोजगार नहीं दिया जाता तो राज्य सरकार को प्रतिदिन बेरोजगारी भत्ता देना होगा। ऐसा कहा जा रहा है कि इससे रोजगार की कानूनी गारंटी और मजबूत होगी और बिल के पारित होने के साथ ही सरकार जहां इसे ग्रामीण रोजगार के लिए बड़ा सुधार बता रही है, विपक्ष ने संकेत दिए हैं कि इसका विरोध संसद में सड़क तक जारी रहेगा। सरकार इसे ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत करने वाला एक क्रांतिकारी कदम बता रही है। स्पेशल डेस्क के न्यूज इंडिया। यूपी में कफ सिरप कांड लगातार तूल पकड़ता जा रहा है। विधानमंडल के पहले मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कफ सिरप पर सपा को बड़ा बयान दिया, जिस पर सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव ने पलटवार किया है, जिससे सूबे की सियासी पारा हाई हो गया है। ये रिपोर्ट देखिए। उत्तर प्रदेश की सियासत एक बार फिर गर्मा गई है। विधानसभा के शीतकालीन सत्र से ठीक पहले मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव के बीच तीखी बयानबाजी देखने को मिली। मुद्दा बना कोडेन फास्फेट कफ सिरप की अवैध तस्करी और उससे जुड़े कथित राजनीतिक संबंध। बता दें कि प्रदेश में कोडेन कफ सिरप की तस्करी के मामले ने बड़ा सियासी तूफान कर दिया है। इसे हाल के वर्षों में दवाओं के अवैध व्यापार और ड्रग माफिया के खिलाफ राज्य की सबसे बड़ी कार्रवाई माना जा रहा है। आपको बता दें कि ये मामला तब सुर्खियों में आया जब यूपी एसटीएफ और खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन ने वाराणसी, सोनभद्र और गाजियाबाद जैसे जिलों में छापेमारी की। छापेमारी में हजारों बोतलें युक्त कफ सिरप बरामद की गई, जिनकी कीमत करोड़ों में आंकी। वहीं जांच में पता चला है कि ये केवल स्थानीय व्यापार नहीं बल्कि एक अंतर्राज्यीय और अंतर्राष्ट्रीय गिरोह है। इसमें फेक फर्म बनाकर अवैध तरीके से स्टॉक डाइवर्ट किया जा रहा था। यूपी में अब तक की कार्रवाई। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर एसआईटी गठन किया गया। अब तक 128 से ज्यादा एफआईआर दर्ज की गई। लगभग 32 से ज्यादा लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है। इस मामले ने तब तूल पकड़ा जब इसमें शामिल मुख्य आरोपी के तार बड़े राजनीतिक चेहरों से जुड़ने लगे। शुभम जायसवाल गिरोह का मास्टरमाइंड बताया जा रहा है, जो फिलहाल दुबई भाग चुका है। पिता भोला प्रसाद जायसवाल को पुलिस ने कोलकाता एयरपोर्ट से पकड़ा था। यूपी एसटीएफ ने बर्खास्त सिपाही आलोक सिंह को गिरफ्तार किया, जिस पर इस सिंडिकेट को संरक्षण देने और असद संभालने का आरोप है। सोशल मीडिया पर मुख्य आरोपी की तस्वीरें सपा के कुछ नेताओं और जौनपुर के पूर्व सांसद धनंजय सिंह के साथ वायरल हुई। धनंजय सिंह ने अपनी सफाई में इसे फंसाने की साजिश बताया है। आपको बता दें कि शुक्रवार को मीडिया से बातचीत के दौरान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने समाजवादी पार्टी पर सीधा निशाना साधते हुए कहा कि प्रदेश में सक्रिय रह माफियाओं के तार किसी न किसी रूप में सपा से जुड़े रहे। उन्होंने दावा किया कि प्रारंभिक जांच में ये तथ्य सामने आए कि कोडेन सिरप तस्करी के मामले में एसटीएफ और पुलिस द्वारा पकड़े गए कुछ अभियुक्तों के संबंध समाजवादी पार्टी से रहे हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि समाजवादी पार्टी की कार्यप्रणाली पहले से ही वादों और आरोपों में घिरी रही है और ये मामला भी उसी कड़ी का हिस्सा बनकर सामने आ रहा है। हालांकि ये भी जोड़ा है कि अंतिम निष्कर्ष जांच पूरी होने के बाद ही सामने आएगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सपा प्रमुख पर कटाक्ष करते हुए एक शेर का हवाला दिया कि यही
कसूर मैं बार बार करता रहा, धूल चेहरे पर थी, आईना साफ करता रहा। योगी आदित्यनाथ ने कहा कि जिन लोगों के साथ सपा नेतृत्व की तस्वीरें सामने आ रही हैं, वे यदि अवैध गतिविधियों में सम्मिलित पाए जा रहे हैं तो स्वाभाविक है कि राजनीतिक संरक्षण के सवाल उठेंगे। लेकिन प्रारंभिक जांच में सामने आया है कि उससे जुड़े हुए जिन अभियुक्तों को एसटीएफ या यूपी पुलिस की कार्रवाई में पकड़ा गया है, उनके कुछ संबंध समाजवादी पार्टी से सामने आए हैं और समाजवादी पार्टी जो अपने कार्य के अनुरूप जिसका जो बदनाम हो चुकी है और पहले से कुख्यात है, इस पूरे मामले में भी उसकी संलिप्तता आएगी। चूंकि एसआईटी एक राज्य स्तर की एसआईटी इस पूरे मामले की निगरानी कर रही है, जिसमें यूपी पुलिस, एफएसडीए, इनसे जुड़े हुए सभी अधिकारी मौजूद हैं। इनके रूप से तस्करी के साथ साथ इससे जुड़े हुए अन्य जो महत्वपूर्ण पहलू होंगे, किन किन लोगों के पास है, ये बातें भी सबके सामने आएंगी और इस बारे में पूरी रिपोर्ट आने के बाद ही इसके बारे में कुछ कहा जा सकता है। लेकिन ये जरूर मैं कह सकता हूं कि जो प्रमुख के द्वारा कहा जा रहा है, ये वही स्थिति है कि यही कसूर मैं बार बार करता रहा, धूल चेहरे पर थी, आईना साफ करता रहा। यानी फोटो इनकी है उन माफियाओं के साथ, तो स्वाभाविक रूप से अवैध लेन देन में भी संलिप्तता कहीं न कहीं सामने आएगी। जांच आने दीजिए, दूध का दूध और पानी का पानी सबके सामने आएगा। धन्यवाद जी। अखिलेश यादव, सपा सुप्रीमो, जब खुद फंस जाओ तो दूसरे पर इल्जाम लगाओ, ये खेल हुआ पूरा, हुक्मरान कोई नई बात बताओ। वहीं सीएम योगी के इस बयान के ठीक बाद सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने सरकार पर लगाया, वही अपनी नाकामियों को छिपाने के लिए विपक्ष को निशाना बना रही है। अखिलेश ने कहा कि सरकार सजाती लोगों को बचाने की कार्रवाई कर रही है और एसटीएफ के निष्पक्ष होने पर भी सवाल उठाए। सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने इस सरकार की विफलता बताया है। उन्होंने शायराना अंदाज में तंज कसते हुए कहा कि जब सरकार खुद गिरती है तो विपक्ष पर इल्जाम लगाती है। उन्होंने सवाल उठाया कि अगर बुलडोजर कार्रवाई अपराधियों पर होती है तो इस 1000 करोड़ के घोटाले के मुख्य आरोपियों के घर अब तक सुरक्षित क्यों है? ये बिना सत्ता के संरक्षण इतना बड़ा घोटाला हो ही नहीं सकता है, तो इसकी जांच केंद्रीय संस्था से कराएं, जिससे पता चल जाना चाहिए इसमें कौन कौन दोषी हैं। जब आएगी और समाजवादी जो लेन देन का मामला भी सपा के नेताओं से सामने कहने आ सकता है, तो जांच करा लें। बिना सत्ता पक्ष के इतना बड़ा घोटाला हो सकता है? हाँ, कह रहे हैं कि सत्र का जो टाइम दिया गया है वो के तहत कम करा गया है, क्या कहेंगे सर इस पर? क्या चलिए, और इतनी प्रदेश में समस्याएं, गरीब किसान खाद नहीं दे पा रहे जो किसानों से लेकर के, और इतना भ्रष्टाचार इस सरकार में पक्ष के सारी पे चल रहा, तो नहीं चलाना चाह रहे। बताइए, इतना बड़ा 3 दिन में क्या समस्याएं उठ सकती हैं? तो ये भाग रहे हैं। कोडिन कफ सिरप के मामले में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने विस्तार से सरकार का पक्ष रखा। उन्होंने बताया कि कोडिन फॉस्फेट एक नियंत्रित औषधि है जो एनडीपीएस अधिनियम के दायरे में आती है। इसका उपयोग केवल अधिकृत दवा निर्माण में किया जाता है और इसका कोटा आवंटन सेंट्रल नारकोटिक्स ब्यूरो द्वारा निर्धारित होता है। मुख्यमंत्री ने कहा कि हाल के दिनों में यह सामने आया कि कोडिन युक्त कफ सिरप के कई स्थानों पर नशीले पदार्थ के रूप में दुरुपयोग किया जा रहा है। अवैध तस्करी की शिकायतें मिलने के बाद उत्तर प्रदेश सरकार ने सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। उत्तर प्रदेश के वाराणसी, जौनपुर, लखनऊ सहित कई जिलों में कोविड आधारित कफ सिरप के बड़े अवैध नेटवर्क का भांडाफोड़ हुआ है। जांच में पता चला है कि 37 लाख से ज्यादा बोतलें फर्जी कागजात, शेल कंपनियों और जाली लाइसेंस के माध्यम से बेची गई है। स्पेशल डेस्क के न्यूज इंडिया। वक्त तो चला है एक छोटे से ब्रेक का।
देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की वैश्विक नेता की धमक लगातार बढ़ रही है। अभी हाल ही में जब वो 4 दिनों की जॉर्डन, इथियोपिया और ओमान की राजकीय यात्रा थे तो उनकी वैश्विक नेता की पहचान और मजबूत होती दिखी। इस यात्रा के दौरान व्यापार, रक्षा और क्षेत्रीय सुरक्षा को बढ़ावा देने वाले समझौते हुए। ये रिपोर्ट देखिए। मोदी की ओमान यात्रा रही सबसे महत्वपूर्ण। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की 15 से 18 दिसंबर तक जॉर्डन, इथियोपिया और ओमान की 4 दिवसीय राजकीय यात्रा बेहद सफल रही। ये यात्रा न केवल द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत करने के लिए थी, बल्कि इसने वैश्विक पटल पर भारत के ग्लोबल साउथ के नेता और एक विश्वसनीय रणनीति साझेदार की छवि को और पुख्ता किया। ओमान की यात्रा इस पूरे दौरे का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा रही। 18 दिसंबर को मस्कट में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और सुल्तान हैथम बिन तारिक की मौजूदगी में दोनों देशों ने एक ऐतिहासिक व्यापक आर्थिक साझेदारी समझौते पर हस्ताक्षर किए। ओमान के साथ समझौते और लाभ। भारत के 98% उत्पादों पर ओमान में अब कोई शुल्क नहीं लगेगा, जिससे सामान जैसे कपड़ा, कृषि उत्पाद, रत्न आभूषण, फार्मास्यूटिकल और ऑटोमोबाइल को बढ़ावा मिलेगा। भारत ओमान के खजूर, मार्बल, पेट्रोकेमिकल और अन्य उत्पादों का शुल्क कम करेगा। ओमान ने भारत के लिए 127 सेवा क्षेत्र जैसे कंप्यूटर, शिक्षा, स्वास्थ्य के द्वार खोले हैं। भारतीय कंपनियों को ओमान में 100% निवेश की अनुमति मिलेगी और वो पहले से ज्यादा 50% तक भारतीय कर्मचारी रख सकेगी। कृषि विज्ञान, बागवानी, एकीकृत खेती और सिंचाई में सहयोग के लिए एक समझौता हुआ है, जिसमें मिलेट उत्पादन पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। फैकल्टी और शोधकर्ताओं के आदान प्रदान के लिए समझौता। समुद्री सुरक्षा, ब्लू इकोनॉमी और समुद्री संसाधनों के सतत उपयोग के लिए एक संयुक्त विजन दस्तावेज अपनाया गया है। आयुष और वेलनेस सेक्टर के लिए नए बाजार खुलेंगे, जिसमें पारंपरिक चिकित्सा प्रणालियों को बढ़ावा दिया जाएगा। कौशल विकास, संग्रहालयों और वैज्ञानिक अनुसंधान में सहयोग के लिए भी समझौते हुए हैं। आपको बता दें कि समझौता भारत के लिए गेम चेंजर माना जा रहा है। बता दें कि ओमान ने पहली बार भारतीय पेशेवरों के लिए अपने नियमों में ढील दी है। अनुबंध पर काम करने वाले सेवा प्रदाताओं के रुकने की अवधि को 90 दिन से बढ़ाकर 2 वर्ष कर दिया गया है। इसे 2 साल और बढ़ाया जा सकता है। बता दें कि भारतीय कंपनियां अब ओमान के प्रमुख सेवा क्षेत्रों जैसे आईटी, स्वास्थ्य, शिक्षा में 100% प्रत्यक्ष निवेश के साथ अपना कारोबार शुरू कर सकती हैं। लिहाजा अकाउंटेंसी, टैक्सेशन, आर्किटेक्चर और मेडिकल क्षेत्र के पेशेवरों के लिए ओमान में काम करना अब और आसान होगा। भारत और ओमान के बिजनेस हमारे ट्रेड को रिप्रेजेंट करते हैं। आप उस विरासत के वारिस हैं जिसका सदियों का एक समृद्ध इतिहास रहा है। सभ्यता के आरंभ से ही हमारे पूर्वज एक दूसरे के साथ मैरीटाइम ट्रेड कर रहे थे। अक्सर कहा जाता है कि समंदर के 2 किनारे बहुत दूर होते हैं, लेकिन मांडवी और मस्कत के बीच अरब सागर एक मजबूत ब्रिज बना है। ऐसा ब्रिज जिसने हमारे रिश्तों को मजबूत किया, कल्चर और इकोनॉमी को ताकत दी। आज हम विश्वास के साथ कह सकते हैं कि समंदर की लहरें बदलती हैं, मौसम बदलते हैं, लेकिन भारत ओमान की दोस्ती हर मौसम में और मजबूत होती है और हर लहर के साथ नई ऊंचाई को छूती है। ओमान का सबसे पुराना रणनीतिक साझेदार। ओमान की यात्रा इस दौरे का सबसे महत्वपूर्ण पड़ाव साबित हुई है, जहां संबंधों को एक नई ऊंचाई। गौरतलब है कि भारत और ओमान के बीच व्यापक आर्थिक साझेदारी समझौते पर हस्ताक्षर हुए। इसके तहत भारत के 98% निर्यात जैसे कपड़ा, कृषि उत्पाद, चमड़ा को
ओमान में शुल्क मुक्त प्रवेश मिलेगा। वहीं सुल्तान हैथम बिन तारिक ने पीएम मोदी को ओमान के सर्वोच्च नागरिक सम्मान ऑर्डर ऑफ ओमान से सम्मानित किया, जो ओमान के लिए भारत के महत्व को दर्शाता है। जॉर्डन पश्चिम एशिया में स्थिरता का सेतु। आपको बता दें कि 37 वर्षों के लंबे अंतराल के बाद किसी भारतीय प्रधानमंत्री की ये जॉर्डन की पहली पूर्ण द्विपक्षीय यात्रा थी, जो राजनयिक संबंधों की 75वीं वर्षगांठ के अवसर पर हुई। जॉर्डन भारत को फॉस्फेट और पोटाश उर्वरकों का प्रमुख आपूर्ति करता है। यात्रा के दौरान कृषि और उर्वरक क्षेत्र में दीर्घकालिक सहयोग पर सहमति बनी। भारत के यूपी और जॉर्डन के डिजिटल भुगतान सिस्टम के बीच सहयोग और अक्षय ऊर्जा के क्षेत्र में समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए हैं। बता दें कि ऐतिहासिक शहर पेट्रा और एलोरा के बीच एग्रीमेंट हुआ, जो दोनों देशों की प्राचीन सभ्यतागत संबंधों को दर्शाता है। यूथोपिया अफ्रीका का प्रवेश द्वार। आपको बता दें कि इथियोपिया की यात्रा का महत्व इस दृष्टि से अधिक है कि यहाँ अफ्रीकी संघ का मुख्यालय है, जिसे भारत की अध्यक्षता के दौरान G20 का स्थायी सदस्य बनाया गया था। पीएम मोदी ने इथियोपिया के संसद में संयुक्त सत्र को संबोधित किया, जहां उन्होंने भारत की लोकतांत्रिक यात्रा और अफ्रीका के विकास में भारत की साझेदारी पर जोर दिया है। बता दें कि इथियोपिया ब्रिक्स का सदस्य है, जिससे वैश्विक मंच पर भारत और इथियोपिया का सहयोग और अधिक रणनीतिक हो गया है। 4 दिवसीय यात्रा का वैश्विक महत्व। आपको बता भारत ने एक ही यात्रा में पश्चिम एशिया, ओमान, जॉर्डन और अफ्रीका, इथियोपिया को जोड़कर अपनी संतुलित विदेश नीति का प्रदर्शन किया है। बता दें कि उर्वरकों के लिए जॉर्डन और ऊर्जा व्यापार के लिए ओमान के साथ मजबूत संबंध भारत की आंतरिक सुरक्षा के लिए महत्वपूर्ण है। अफ्रीका में इथियोपिया जैसे महत्वपूर्ण देश के साथ गहरे संबंध बनाकर भारत इस क्षेत्र में अपनी उपस्थिति मजबूत कर रहा है, जहां चीन का प्रभाव काफी अधिक रहा। बता दें कि ओमान के साथ CAPA समझौता ये दर्शाता है कि भारत अब बहुपक्षीय समझौते के बजाय व्यक्तिगत देशों के साथ फास्ट ट्रैक समझौतों को प्राथमिकता दे रहा है। बहरहाल ये यात्रा सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास की वैश्विक नीति का आधार थी। विदाई के समय ओमान के सुल्तान के भाई द्वारा नमस्ते कहना इस यात्रा की सांस्कृतिक और भावनात्मक सफलता का प्रतीक है। स्पेशल डेस्क के न्यूज इंडिया। स्पेशल रिपोर्ट में आज उतना ही। तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए के न्यूज इंडिया। नमस्कार।